Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले का जो वीडियो बनाया था उसमें अपन ने एक्टिवेशन की कैलकुलेशन करी थी। सक्रिय ऊर्जा की गणना अपन ने दो प्रकार से करी थी, एक ग्राफीय विधि होती है, एक गणितीय विधि होती है। गणितीय विधि का सूत्र निकालकर अपन ने उसके सारे न्यूमेरिकल्स कर लिया था और साथ में मैंने अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को आपको समझा दिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत। इसके बाद ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज चालू कर रहे हैं अपन संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत इंपोर्टेंट है। कोलिजन थ्योरी, ये कोलिजन थ्योरी होती है। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि संघट्ट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। संघट्ट सिद्धांत में क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए कौन कौन से आपके एनर्जी बैरियर होते हैं, कौन कौन से बैरियर होते हैं, ये बारे पता होना चाहिए। संघट्ट सिद्धांत को अगर सर्वप्रथम दिया है तो वो दिया है मैक्स ट्राउटज और विलियम लेविस ने संघट्ट सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत गैसों के गतिज सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें क्या करा इन्होंने, अभिकारकों को ठोस गोलों के रूप में लिया और बताया कि जब ये गोले आपस में टक्कर या संघट्ट करते हैं तो अभिक्रिया संपन्न होती है। इस आधार पर इन्होंने क्या निकाला, संघट्ट आवर्ती निकाला। अब बात करते हैं, सबसे पहले कुछ कमेंट लिखते हैं। इस सिद्धांत को मैक्स ट्राउटज तथा विलियम लेविस ने प्रतिपादित किया। पहला पॉइंट ये हो गया। आगे और आगे चले। यह सिद्धांत गैसों के गतिज सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, मतलब बेसिक पता होना चाहिए अपन को क्या होता है क्या नहीं होता है, आधारित होता है। नंबर 3, इस सिद्धांत में अभिकारकों को ठोस गोलों के रूप में माना जाता है जो आपस में संघट्ट करके अभिक्रिया संपन्न करते हैं। इसके बाद अपन को यहां निकालनी है संघट्ट आवर्ती। एक चीज पढ़ना है अपन को यहां पे, संघट्ट आवर्ती ये होती है जेड। अब ये क्या होती है पता होना चाहिए अपन को। देखो, संघट्ट आवर्ती का मतलब होता है किसी अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संपन्न होने वाले टक्करों की संख्या को संघट्ट आवर्ती कहते हैं। इसे जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संपन्न होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्ट आवर्ती कहते हैं। और संघट्ट आवर्ती का रिलेशन किससे होता है, वही सक्रिय ऊर्जा से होता है। मैंने बोला अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संपन्न होने वाले टक्करों की संख्या संघट्ट आवर्ती कहलाती है। ये पूछ लेता अपन से एग्जाम में, संघट्ट आवर्ती जेड कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, ए प्लस बी और यहां से मैंने बनाया प्रोडक्ट। ये आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है ना, जिनके पास कुछ मात्रा में एनर्जी होती है। तो यहां से अपन के का मान निकाल लेंगे, क्या आएगा, संगत आवर्ती रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, किसके लिए निकाल रहे हैं, अभिकारकों के लिए, तो ए से बी आ जाएगा और इसके बाद क्या जाएगा ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। इससे पहले अपन एक समीकरण पढ़ा था, आपको याद हो तो, आरएनए समीकरण के बराबर ए डॉट ई माइनस ई अपॉन आर टी। तो वहां पर जो ए आपके आवर्ती फलन था, आवर्ती गुणांक या आरएनए से स्थिरांक था, उसको मैंने चेंज करके इस चीज को लिखा है। ठीक है ना, एक और बात आपको याद रखना है, जो आपके संगत आवर्ती होती है ये गैसीय तंत्रों में सबसे ज्यादा होती है। अगर अपन देखें तो अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 25 से लेके 10 की पावर 28 तक होती है। ठीक है, ये अपन ने केवल संगत सिद्धांत के बारे में कुछ बातें लिखी है। अपन जानते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में परिवर्तित होना है तो जो कोलिजन होता है, जो संगत होता है, वो कैसा होना चाहिए, वो संगत होना चाहिए प्रभावी संगत। एक रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों को उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए जो संगत होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो यहां पर प्रभावी संगत है, इफेक्टिव संगत होने की दो शर्तें होती हैं। पहली तो होती है आपका, बात करें पर एनर्जी बैरियर, एक तो होता है आपका ऊर्जा अवरोधक या ऊर्जा अवरोध, एक तो होता है ऊर्जा अवरोध एनर्जी बैरियर, और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर, बोले तो अभिविन्यास अवरोध। ये दो चीज होती है, इन दोनों चीजों के साथ में क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन होगा या नहीं होगा, बात करते हैं अपन। देखो ऊर्जा अवरोध की बात करते हैं तो ऊर्जा अवरोध में अपन एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर एनर्जी ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, तो यहां पर अगर बात करें इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं रिएक्टेंट और यहां ले लेता हूं मैं प्रोडक्ट सपोज, तो यहां पे तो रिएक्टेंट यानी कि ई आर, यहां पर हो जाएगा आपका ईपी, और जनरली ग्राफ बन जाएगा ऐसे, बन जाएगा ग्राफ। अब ये है आपका, अगर अपन इधर चले तो ये पूरा आपका रास्ता है, इस रास्ते को पार करके जाना है आपको इधर है। अपन ने पहले बात कर ली यहां से लेके जो इधर तो आपके सक्रियण ऊर्जा है, और ये जो बीच का आपको दिख रहा है ये आपका एनर्जी बैरियर है, इसे बोलते हैं दहलीज ऊर्जा। अपन ने पहले बात कर ली दहलीज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है दहलीज ऊर्जा, ये दहलीज ऊर्जा होती है। फिर अपन ने बात करी थी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की कुल ऊर्जा अगर दहलीज ऊर्जा से कम होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की कुल ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से कम होती है तो अभिकारक कभी भी उत्पादों में परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन अगर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है तो इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी संगत होने के साथ ही जो आपके अभिकारक होते हैं वो उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रभावी संगठन में पहला पॉइंट है ऊर्जा अवरोध। अवरोध में अपन ने बात करा कि एक एनर्जी बैरियर होता है, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, बोले तो दहलीज ऊर्जा। अभिकारक के अणुओं को प्रभावी संगत करने के लिए अपनी टोटल एनर्जी को या तो दहलीज ऊर्जा के बराबर करना है या फिर दहलीज ऊर्जा से ज्यादा करना है, तो इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो अपना पहला पॉइंट हो गया। अगर अपन ओरिएंटेशन बैरियर की बात करते हैं, ये भी सिंपल है, अभिविन्यास अवरोध का मतलब होता है इफेक्टिव कोलिजन कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा ए, जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं अपन A2 प्लस B2 और एरो का निशान 2AB, ये मैंने एक रिएक्शन लिखी क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा, यहां मैंने A लिख दिया, यहां पर भी A लिख दिया, यहां मैंने B लिखा और यहां मैंने B लिखा। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, दोनों के मुंह एक तरफ ही हेड टू हेड हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, दोनों क्लोज हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा अपना AB, यहां बन जाएगा अपना AB। तो यहां पर क्या होगा, तो इस जगह पर चूंकि प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा अपना प्रभावी संगत। ठीक है, थोड़ा आगे चले, इस तरफ चले तो इस तरफ देखो कैसा होगा। अगर इस तरफ चले अपन तो जैसे अनइफेक्टिव कोलिजन कैसे होता है, जैसे यहां पर मैं ए लिख देता हूं,
यहां पर मैं बी लिख देता हूं, ऐसे यहां पर ए लिख देता हूं, यहां पर मैं बी लिख देता हूं। तो चूंकि ए तो इधर जाएगा और बी इधर जाएगा तो यहां पर तो इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं दूसरी तरफ है, तो यहां पर प्रभावी संघट न होकर यहां पर क्या बनेगा, या बनेगा अपना अप्रभावी संघट। और जब अप्रभावी संघट होता है तो उत्पादों की प्राप्ति नहीं होती है। उत्पादों की प्राप्ति करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, प्रभावी संघट होना चाहिए। जैसे अपन एक रिएक्शन लिखते हैं, इसमें मैंने लिखा NO2 प्लस NO2 केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, N2O4। यहां पर क्रियाकारक उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इनका मतलब क्या हो रहा है, इनका सही अभिविन्यास होगा, और सही अभिविन्यास होने के कारण यहां पर क्या हो रहा है, इफेक्टिव बोले तो प्रभावी कोलिजन हो रहा है और हमें उत्पादों की प्राप्ति हो रही है। अगर इसी रिएक्शन को जर्नली अपन ए से लिखे NO2 और आगे भी जैसे जैसे ए से कैसे लिख देता हूं NO2 और NO2, तो आप देखो यहां पर जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है। इसका मतलब हो रहा है कि यहां पर अभिकारकों के जो अणु है उनका सही अभिविन्यास नहीं है, तो सही अभिविन्यास नहीं होगा तो इफेक्टिव कोलिजन भी नहीं होगा, प्रभावी संघट ना होकर अप्रभावी संघट होगा, और अप्रभावी संघट होने के साथ ही हमें उत्पाद की प्राप्ति नहीं होती है। तो बच्चों ये कुछ बातें अपन ने संघट सिद्धांत के बारे में बताया है। नॉर्मली बोर्ड में क्वेश्चन आता है संघट सिद्धांत क्या होता है समझाइए, तो आप थोड़ा बहुत समझा सकते हो। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, एक बार देखिए आप कैसे मैंने करा इसको। देखो मैंने कैसे करा, एक बार पढ़ो इसको मैंने कैसे करा है। तो बच्चों ये हो गया अपना संघट सिद्धांत। एक बार पूरे संघट सिद्धांत को मैं रिपीट कर देता हूं, क्या होता है। फर्स्ट ऑफ पॉइंट, संघट सिद्धांत को बोलते हैं कोलिजन थ्योरी, ठीक है ना। आप तो ध्यान रखो, संघट सिद्धांत का मतलब हो रहा है कि अगर अभिकारक के अणुओं के मध्य इफेक्टिव कोलिजन होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया, मैक्स ट्राउटज और विलियम लेविस ने प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत क्या होता है, गैसों के गति सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत में अभिकारक को क्या करते हैं, ठोस गोलों के रूप में मानते हैं जो आपस में क्या करते हैं, संघट करके अभिक्रिया संपन्न करते हैं। संघट से क्या निकलेगा, संघट आवर्ती जेड क्या होता है, अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संपन्न होने वाले टक्करों की संख्या को संघट आवर्ती कहते हैं। मैंने बोला था कि गैसीय तंत्रों के लिए संघट आवर्ती का मान सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 10 की पावर 25 से लेके 10 की पावर 28 अप्रोक्सीमेट इतना होता है गैसीय तंत्र के लिए। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपन निकाल लेंगे। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, प्रभावी संघट। एक प्रभावी संघट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए, एक तो होता है एनर्जी बैरियर, एक होता है ओरिएंटेशन, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन होता है। ऊर्जा अवरोध में अपन ने बात करी थी दहलीज ऊर्जा को। मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए अभिकारकों के अणुओं की कुल ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या अधिक होना चाहिए, जिससे उनके मध्य इफेक्टिव कोलिजन हो जाए और अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो जाए। दूसरा अभिविन्यास अवरोध, एक रिएक्शन लिखी, चूंकि रिएक्शन हो रही है इसका मतलब हो रहा है इफेक्टिव कोलिजन। देखो ए है और बी है, इन दोनों के मुंह एक ही तरफ है, तो अपन बोल सकते हैं हेड कोलिजन। ये हेड कोलिजन है, दोनों पास आ जाएंगे, इधर जाएगा ये इधर जाएगा और उत्पाद बन जाएंगे। लेकिन अगर इधर देखें तो ए और बी है और ए और बी है, तो ये दोनों तो पास पास हैं, तो यहां पर तो कोलिजन हो सकता है, ए बन जाएगा, लेकिन इधर नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या होती है, अनइफेक्टिव कोलिजन होता है, यानी कि अप्रभावी संघट होता है। तो अप्रभावी संघट होने के साथ ही क्या होगा, उत्पादों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, जैसे NO2 प्लस NO2 क्या बनेगा, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं। इनका मतलब इनका राइट ओरिएंटेशन होने के साथ ही क्या हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। सेकंड कंपैरिजन करें तो इधर रिएक्टेंट है, सेम प्रोडक्ट आ गया, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां पर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा है। तो बच्चों संघट सिद्धांत के बारे में केवल अपन को इतना सा पढ़ना है। जर्नली ये अपने लेसन कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको सारे टॉपिक करवा दिए, 4 मार्क्स का अपने टॉपिक खत्म हो गया है। अब अपन कुछ बात और पढ़ते हैं इसके अंदर। एक रासायनिक अभिक्रिया आपको मिलेगी, उस रासायनिक अभिक्रिया में आपको अभिक्रिया की कोटि
और अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंकेता एक साथ लिखनी है। क्योंकि अणुसंकेता मैंने आपको पहले पढ़ा दी, अभिक्रिया की कोटि मैंने आपको पढ़ा दी। रिवीजन करने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकालते हैं अपन कोटि, कैसे निकालते हैं अणुसंकेता। तो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में नंबर 1 कोटि, नंबर 2 अणुसंकेता ज्ञात करना। ठीक है ना। अपन जानते हैं, ये तो मेरा टॉपिक हो गया। अपन जानते हैं एक रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, अगर अपन अभिक्रिया की बात करें, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं। अगर अपन अभिक्रिया की बात करते हैं तो अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। एक तो होती है एलिमेंट्री, एक तो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब होती है सरल रिएक्शन। सरल रिएक्शन मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सिंगल स्टेप में होती है, उसे बोलते हैं अपन एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरे प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल प्रकार की। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप में होने वाली केमिकल रिएक्शन। दोबारा बोलता हूं मैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया अपने पास दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मेरे पास एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सिंगल स्टेप में होती है। और दूसरी होती है मेरे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसी होती है? जो मल्टी स्टेप में होती है। जैसे अपन अब एग्जांपल लेते हैं, यहां से सपोज मैंने एग्जांपल लिखा A प्लस बी, एरो का निशान AB, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। और आप एक बात ध्यान रखना, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री रिएक्शनों के अंदर अपन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी निकालना है, यानी कि आपको अणुसंकेता निकालना है। अगर अपन एक्सपेरिमेंटली यानी कि प्रायोगिक इसकी रेट निकाले तो इसकी रेट क्या आएगी? Ka1। ये आपके एक्सपेरिमेंटल ध्यान रखना, ये आपके एक्सपेरिमेंटल अपन को मिलती है, ठीक है ना, ये प्रायोगिक मान है। अब आप देखो यहां पे अभिकारक का 1 मोल है, यहां पर भी अभिकारक का 1 मोल है, और इसी के अनुरूप अपन ने एक्सपेरिमेंट इसके रेट को निकाल रखी। देखो यहां पर भी 1 मोल है, यहां पर भी 1 मोल है। इसका मतलब क्या होगा? ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगी। एलिमेंट्री रिएक्शन को पहचानने का तरीका, जो अभिकारक के जो मोल होते हैं वही मोल आपको कहां दिखेंगे? वो आपको वेग रेट के अंदर आपको दिख जाएंगे। तो अपन सबसे पहले क्या निकाले? सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए निकालते हैं अणुसंकेता, मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि अणुसंकेता का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयन। तो एक एक 2, तो अणुसंकेता 2 निकल जाएगी। अगर अपन कोटि निकालेंगे तो कोटि तो एक्सपेरिमेंटल होती है, यहां से निकालो आप 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पर आपकी अणुसंकेता और कोटि की बात करें तो दोनों क्या हो गए अपने पास? सेम आ गई। और आगे चलते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे रिएक्शन लिखी मैंने, हाँ, एनसीईआरटी या आरबीएससी बोर्ड की रिएक्शन लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट। अगर अपन इसको डिकम्पोज करेंगे तो यहां से निकल जाएगी N2, यहां से निकलेगी N2, साथ में निकल जाएगा 2H2O। ये रासायनिक अभिक्रिया अपने P ब्लॉक में आएगी, जहां पर अपन डाइनाइट्रोजन के बनाने की विधि पढ़ेंगे। अब आप देखो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सपोज एलिमेंट्री। अब पता कैसे लगेगा? तो मैंने इसका एक्सपेरिमेंट, इसकी रेट निकाली, तो इसकी रेट मेरे पास क्या आई? NH4NO2। तो आप देखो इधर भी रिएक्टेंट का 1 मोल है, इसी के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेरिमेंटली मैंने रेट निकाली, तो इसकी रेट भी 1 मोल है। इसका मतलब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होगी। पहचानने का तरीका, तो आप इस रिएक्शन के लिए क्या निकालोगे? आप इस रिएक्शन के लिए निकालोगे अणुसंकेता। कितना आएगा? 1, या गई 1, ठीक है। और इसी रिएक्शन के लिए आप कोटि निकालोगे, तो रिएक्टेंट का 1 मोल है, तो ये 1 मोल हो गया। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कौन सी हो जाएगी? अपने एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगी, नॉट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। थोड़ा सा और आगे चलें, और अगर अपन देखें एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, तो 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन में कराता हूं O2 से, क्या बनेगा? 2NO2, ठीक है ना। यह आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है।
एलिमेंट्री रिएक्शन। और एक्सपेरिमेंटली मैंने इसकी जो रेट निकाली है, जो मुझे निकाली रेट के एनओ का स्क्वायर, और इधर जो मुझे मिला है रेट, ये क्या होती है, रेट होती है, एक्सपेरिमेंटली होती है जो अपने मिलती है। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट, ये जाएगा आपका एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब बताओ क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या? हाँ, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्यों? यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल है, तो यहां पर भी 2 मोल है, यहां पर 1 मोल है, तो यहां पर भी 1 मोल है। अभिकारक के जितने मोल आपको दिख रहे हैं उतने ही मोल आपको रेट में दिख रहे हैं, तो ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले अपन निकालते हैं इसकी अणुसंकेता। तो जनरली अगर अपन इसकी अणुसंकेता निकाले तो इसकी अणुसंकेता निकलेगी 2 और 1 3, है ना, टर्मोलिक्यूलर। और अगर अपन इसकी कोटि निकालते हैं तो कितनी निकलेगी कोटि? कोटि भी जनरली आपकी क्या निकलेगी? 3। तो यहां पर अणुसंकेता और कोटि दोनों का मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। ठीक है, अब अपन एक रिएक्शन वो लिखते हैं, है ना। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पे एक CH3, इससे पहले रिएक्शन लिख देता हूं मैं, सेम इसी की तरह लिखता हूं, 2SO2 प्लस O2, एरो का निशान है, गिव्स 2SO3। ठीक है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, अब सही है या गलत है इसके लिए अपन ने एक्सपेरिमेंटली इसकी रेट निकाली। तो अगर अपन इसकी एक्सपेरिमेंटली रेट निकाले तो क्या आएगा, के SO2 का स्क्वायर और O2 की पावर 1। ठीक है ना, क्या निकाली अपन ने? एक्सपेरिमेंटली रेट निकाल ली इसकी। तो आप देखो यहां पर भी 2 है, इधर भी 2 है, यहां पर 1 मॉलिक्यूल्स है, यहां पर भी 1 मॉलिक्यूल्स है। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिख रहे हैं, वही मोल आपको कहां दिख रहे हैं? वही मोल मुझे दिख रहे हैं साहब रेट के अंदर। तो ये किससे निकला? एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो अगर अपन इसकी अणुसंकेता निकालेंगे तो इसकी अणुसंकेता बच्चों हो जाएगी 2 और 1 3। और अगर अपन इसकी कोटि की बात करें तो इसकी कोटि भी कितनी जाएगी? 3। तो आप देखो इन रिएक्शन में, देखो मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट्री जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में आपके अणुसंकेता यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे देखो सभी रिएक्शन में क्या हो रहा है, अणुसंकेत और कोटि का मान इक्वल आ रहा है ना। तो ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, सरल प्रकार की अभिक्रिया जिनको आप आसानी से देख के बता सकते हो। पहचानने का तरीका मैंने बता दिया है कैसे, अभिकारक के जितने मोल आपको दिखते हैं वही मोल अगर आपको रेट में गिव है, रेट में दिखते हैं, तो एलिमेंट्री रिएक्शन है। उसके लिए आप अणुसंकेत और कोटि का मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बच्चों ये अपन ने केवल कुछ रिएक्शन लिखी है, अभी अपन और रिएक्शन लिखेंगे, अपन 4-5 प्रकार की और केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन को देखो कैसे करा मैंने। तो बच्चों अपन थोड़े बहुत एग्जांपल और पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, एथिल एसीटेट CH3COO2H5, एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करिए आप, या आपने एसिडिक मीडियम में करा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा एसिटिक एसिड, साथ में मिलेगा मेरे को एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल, ये मुझे मिला। अब आप देखो इस रिएक्शन की मुझे रेट निकालनी है, तो इस रिएक्शन, ये मेरे पास एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री है। अगर मैंने इस रिएक्शन की रेट निकाली तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट और कंसंट्रेशन ऑफ H2O, इसका भी एक हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा। ये निकाली अपने एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। अब बेटा एक चीज देखो आप, यहां पर अपना H2O है, यानी कि जो आपका वाटर है ना, यह है सॉल्वेंट, और अपन जानते हैं सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, क्योंकि बहुत फ्री होता है। ज्यादा क्वांटिटी मतलब ये एक्सिस क्वांटिटी में, एक्सिस का मतलब होता है ये अधिक के, इसका मतलब ये मेरे पास ज्यादा है और ये कम है। सपोज इसका 1 मोल मान लो आप, जैसे सपोज अगर मैं इसका 1 मोल मान लू, ये 1 मोल है, तो नॉर्मली ये कितना होगा, 1000 मोल होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, मतलब CH3COO2H5 का 1 मोल जल के
1000 मोलों में से 1000 मोलों में से केवल 1 मोल से अभिकृत हो रहा है, 1 मोल से अभिकृत हो रहा है, और 999 मोल जल के शेष बच रहे हैं। सही है ना बात? देख लो आप, 1 मोल ही तो काउंट हुआ है, बाकी 999 बच गए। इसका मतलब क्या है, ये तो बच रहे हैं, बहुत फ्री हो गया। इसलिए क्या होता है, यहां पर जो जल की सांद्रता है इसको क्या करते हैं अपन, कैलकुलेट नहीं पर कर पाते हैं, और जल की सांद्रता को अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका H2 है बच्चों, वो है कांस्टेंट। तो 900 मोल फ्री हुआ तो कांस्टेंट ही तो हुआ ना, ये कांस्टेंट हुआ। अब देखो आपने रेट निकाली के, तो ये तो अपने कांस्टेंट हो गया। यहां पर कांस्टेंट H2 है, इधर भी कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पर के कांस्टेंट, ये रहा आपका कांस्टेंट, और इधर का जो H2 है ये भी कांस्टेंट, आपस में करके एक नए कांस्टेंट बना लेगा K डैश। तो क्या निकलेगी, इस रिएक्शन के लिए अगर अपन दोबारा रेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, K डैश CH3COO C2H5 एथाइल एसीटेट निकल गया। तो H2 की कंसंट्रेशन तो नेग्लिजिबल हो गई। अब अपन इस अभिक्रिया के लिए कोटि निकाले या इस अभिक्रिया की अणु संकेता निकाले, तो अणु संकेता में 1 मोल से रिएक्ट होगा। यहां पर भी 1 मोल है, इधर भी 1000 मोल माना अपन, लेकिन 1 मोल से रिएक्ट हो रहा है, तो अणु संकेता कितनी हो जाएगी, 1 + 1 = 2। लेकिन बच्चों अगर अपन इसकी कोटि निकालते हैं तो कोटि क्या आएगी, 1। क्या आएगी, 1। तो इस कोटि को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये अपनी कौन सी है, हिंदी बोलते हैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब आप कैसे पहचानोगे छदम है, आप देख लेना, कभी भी कोई सवाल आएगा ना, उस सवाल के अंदर जो अभिकारक होगा, अगर उसमें जलकाणु प्रेजेंट है तो क्या होगा, या फिर उसमें एक्सिस लिखा हुआ, आधिक्य लिखा हुआ है अभिकारक में एक तरफ, तो ध्यान रखना वो क्या होता है, उसकी सांद्रता को अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो उसको अपन नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया की कहलाती है अपने छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके अगर अपन डेफिनेशन निकाले, इस रिएक्शन की डेफिनेशन निकाले, तो क्या निकालेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के 2 मोल उपस्थित हैं। दिख गया आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के 2 मोल उपस्थित है, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल 1 मोल की, अभिकारक के 1 मोल की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऐसी अभिक्रिया छदम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखो क्या बोला मैंने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के 2 मोल उपस्थित हैं, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, छदम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा सुन लो, मैंने ये रिएक्शन लिखी, एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस किया, एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल मिला, ये अपने एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये जो बातें मैं यहाँ पे लिखा हूं, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर बोर्ड में सवाल आता है तो ये चीज आपको नहीं लिखनी, केवल आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो मैंने बोला कि यहाँ पे सपोज 1 मोल है, मैं लिखा H2 एक्सिस क्वांटिटी में, आधिक्य में, तो आधिक्य मतलब क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में। H2 सोलवेंट है, और अपन जानते हैं सोलवेंट तो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है ना, क्योंकि फ्री बहुत रहता है ये। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 मोल मान लो, यहाँ पे 1000 मोल मान लो, तो 1 मोल तो 1 मोल से रिएक्शन करेगा,
तो 999 मोल तो फ्री रहेंगे ना, तो फ्री रहेंगे तो आप जानते हो क्या होगा, बहुत सारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के 2 अणु या 2 मोल उपस्थित होते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के 2 मोल या 2 अणु, अभिकारक के 2 अणु उपस्थित होते हैं, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, दूसरे को क्या होता है, आधिक्य में होने के कारण अपन नेग्लिजिबल करके छोड़ देते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपके छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। आगे बस समझ में, ऐसे कैसे अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने इसकी रेट निकाली, एक्सपेरिमेंटली रेट निकाल दिया मैंने, कांस्टेंट कांस्टेंट आपस में रिएक्ट होगा, नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो अणु संकेता तो कितनी निकलेगी, 2, कि अणु संकेता का मतलब तो अणुओं की संख्या होती है। लेकिन अगर अपन कोटि की बात करें तो कोटि तो एक ही निकलेगी ना, तो इसे क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही बच्चों, ऐसे कैसे अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने लिया, अगला एग्जांपल ले लेता हूं, ये सुक्रोस C12H22O11, ये सुक्रोस है। इसका अगर अपन हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस करने पर अपन को क्या मिलेगा, अपन को मिलेगा ग्लूकोज, साथ में मिलेगा फ्रुक्टोज। ये आपका ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन होता है। अब आप देखो, अगर मैं इस रिएक्शन, ये मेरे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्यों है, अब एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एक्सपेरिमेंटली इसकी जो रेट निकलेगी वो सेम इनके अकॉर्डिंग होगी। तो यहां पर मैंने इसकी रेट निकाला, तो रेट क्या निकलेगी, के कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज 1 और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये हो गया। लेकिन अपन एक चीज देखें, H2 अपने एक्सिस क्वांटिटी में, मतलब आधिक्य में, तो आधिक्य में तो क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगी नहीं, इसको तो अपन को नेग्लिजिबल मान के छोड़ना पड़ेगा। तो इस केस में क्या निकलेगी, आपके एक नई रेट निकल जाएगी K डैश, और K डैश निकल जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, C12H22O11। तो अगर अपन इसकी अणु संकेता निकालेंगे तो इसकी अणु संकेता क्या निकलेगी बच्चों, 1 और 2, और अगर अपन जनरली इसकी कोटि निकालेंगे तो इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि होगी अपने पास 1। तो 1 है, इसे क्या बोलेंगे, सूडो, सूडो मत बोल देना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बस समझ में, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे मैंने लिया कोबाल्ट सल्फाइड, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं मुझे क्या बनेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड, साथ में H2S। अब आप देखो यहां पर सोलवेंट आ गया H2, तो नॉर्मली सोलवेंट तो एक्सिस होगा ना, यानी कि आधिक्य में होगा, तो आधिक्य में होगा तो इसकी सांद्रता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो इसको मानेंगे अपन नेग्लिजिबल। तो फर्स्ट अपने जो रेट निकलती है वो निकलेगा के कोबाल्ट सल्फाइड कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, और H2 ये अपन जानते हैं ये आदमी कौन है, कांस्टेंट। यहां पर भी क्या है, ये कांस्टेंट है। अब बताओ कांस्टेंट होगा तो नई रेट आपके पास जनरेट हो जाएगी, क्या होगा, K डैश कोबाल्ट सल्फाइड। तो इसके लिए अणु संकेता का मान कितना हो जाएगा, अणु संकेता का मान 1 हो जाएगा, अपनी जो कोटि निकलेगी वो भी 1 हो जाएगी। तो 1 होगा तो क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर और रिएक्शन। आगे बस समझ में, तो बच्चों ऐसे निकालते हैं, ध्यान रखना ये एलिमेंट्री है, ये एलिमेंट्री, और यहां से अपन ने जो निकाला है ये आपका एक्सपेरिमेंटली रेट निकाली है। एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 2A + B, आगे लिख दिया प्रोडक्ट, मान लो आप कुछ भी ले लो आप XY, ठीक है ना, और मैंने यहां पे लिख दिया नीचे एक्सिस। और अब मैंने आपसे पूछा इस अभिक्रिया की अणु संकेतक कोटि निकालो, तो आप खुद देख लो। सबसे पहले आप रेट निकालोगे, रेट क्या आएगी, K A का स्क्वायर और B की पावर 1। अपन जानते हैं यह आदमी एक्सिस से आधिक्य में, तो आधिक्य वाला कैसा होगा, आधिक्य वाला हो जाएगा कांस्टेंट,
तो आपके पास अब क्या होगी, नई रेट जनरेट हो जाएगी। क्या आएगा, के डैश ए का स्क्वायर। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इसकी अणु संकेता निकालूं तो क्या होगा, 2 और 1 3। लेकिन बच्चों अगर मैं इसकी कोटि निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, कोटि 2। तो ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई। इस एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो अपन ने रेट निकाली है या फिर अपन ने जो एक्सपेरिमेंटली रेट निकाली वो मैंने आपको करवा दिया। साथ ही इसके अंदर मैंने आपको एक टॉपिक और कराया है, शूडो फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, अभिकारक का 1 मोल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो बच्चों कुछ एग्जांपल हो गए। ये अपन ने बात करी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन की। अपन बात करने वाले हैं ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शन की करी अपन ने जो सिंगल स्टेप में होती है। अब अपन बात करने वाले हैं ऐसी केमिकल रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में होती है। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए किस प्रकार अपन उसकी मॉलिक्यूलरिटी या फिर उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। एक बार आप देखो, इसको पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अपन अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो क्या होती है, मल्टी स्टेप में होती है। तो उस रिएक्शन के लिए अणु संकेता और कोटि का मान कैसे ज्ञात करते हैं। पहली बात तो ये होती है कि जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं उसकी मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट करते ही नहीं है। जैसे मैंने लिखा आपकी बार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और अपन जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो यहां पर आप ध्यान रख लेना, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए अणु संकेता ज्ञात नहीं की जाती। अब अपन कैसे पहचानेंगे कि अभिक्रिया एलिमेंट्री है या आपके कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए मैं आपको जनरली एक एग्जाम्पल बताता हूं। अगर जनरली अपन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया NO2 और इसकी रिएक्शन कराई कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो क्या बनेगा, NO, साथ ही बनेगा CO2। तो ये पता नहीं कौन सी रिएक्शन, मुझे पता कौन सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसके रेट को देखा ना, तो एक्सपेरिमेंटली इसकी जो रेट लिखी हुई थी वो मेरे पास ये आई, ये हो गया एक्सपेरिमेंटली रेट। तो आप देखो यहां पर अभिकारक का 1 मोल है, यहां पर 2 मोल है, मतलब जो रेट है वो अभिकारक के मोलों के अनुसार नहीं है। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर आपके अभिकारक के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी रेट होती है तो वो आपके एलिमेंट्री होती है। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई, ये रिएक्शन हो गई कॉम्प्लेक्स। और अपन जानते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सबसे पहले निकालता हूं मैं कोटि। तो आप कोटि कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, कितना जाएगी 2। क्या आप जल्दबाजी में अनुसंकेता लिखे हो इसकी, और आप अनुसंकेता लिखे हो 1 रेख 2। जनरली इसकी अनुसंकेता नहीं होती है, अपन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। देखो क्या लिखा हुआ है, मल्टी स्टेप में होने वाली रिएक्शन। इसका मतलब ये मल्टी स्टेप में हो रही है, मतलब 2 या 2 से अधिक पदों में हो रही है, ठीक है ना। और आगे चले, जैसे मैं रिएक्शन लिखूं, ये है अमोनियम नाइट्राइट, बोल सकता हूं मैं आपके जैसे जनरली अपन कोई सी भी रिएक्शन मल्टी स्टेप की, अगर अपन और कोई रिएक्शन देखना चाहते हैं, बताओ क्या हो सकती है। जैसे आप ले लो एल्डिहाइड ले लो, तो CH3CHO, इसको आगे चले अपन, तो ये बन जाएगा CH4, ये बन जाएगा CH4, साथ बन जाएगा CO। अगर मैं इसकी रेट को देखो तो अपन जानते हैं रेट तो एक्सपेरिमेंटली होगी, और यहां पर इसकी रेट मेरे पास दे रखी है 3/4। अब बताओ, तो इसको देखो आप, इधर तो 1 मोल है, इधर तो 3/4 है। इसका मतलब इसकी जो मोल्स है उसके अकॉर्डिंग रेट डिफाइंड नहीं हुई है, क्योंकि ये जो रेट मेरे पास आई है ये एक्सपेरिमेंटली है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी मेरी, ये रिएक्शन हो जाएगी कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर अपन कोटि निकालेंगे तो भैया जी कोटि कितनी आएगी आपकी 3/4। और अगर अपन इसके लिए निकालेंगे अणु संकेता, तो मैंने अभी जस्ट बात करी है अणु संकेता मल्टी स्टेप में जो रिएक्शन होती है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, उसके लिए कभी भी अणु संकेता को कैलकुलेट नहीं करते हैं। चलेंगे, जैसे मैं एक रिएक्शन देता हूं करने के लिए, जैसे मैंने जनरली आपको एक रिएक्शन दी N2 + 3H2 और इधर दे दिया मैंने आपको 2NH3।
ठीक है ना। अब मैंने आपसे इससे पूछी, इसकी रेट मिली आपको के N2 की पावर 1 और H2 की पावर 2, ऐसे मिली रेट आपको। सपोज मिली आपको, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है ना, कुछ मिल सकती है। तो अब आप देखते हैं, अपन देखते हैं कैसे। साहब इधर तो देख लो आप 1 मोल है, सही है, इधर तो 3 मोल्स था, इधर 2 मोल आ गया। तो क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री होगी? क्या ये रिएक्शन अपने एलिमेंट्री नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस रिएक्शन के लिए दोनों आपका जो रेट है वो अभिकारक के अकॉर्डिंग नहीं है। तो कैसे होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होने के कारण इसकी कोटि कितनी होगी? 2 और 1 3, लेकिन इसकी अणु संख्या कितनी होगी? कैलकुलेट अपन कर ही नहीं सकते, है ना। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैंने आपसे दे दूं ऐसे N2 प्लस 3H2 एरो का निशान 2NH3, और मैं पूछूं आपसे उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया के लिए अणु संकेता का मान बताओ, बहुत से जल्दबाजी में 3 और 1 4, तो अणु संकेता 4 लिखने का मतलब गलत। अपन जानते हैं अणु संकेता का मान कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होता है। तो बच्चों ये अपने हो गई कॉम्प्लेक्स रिलेशन। ऐसे कॉम्प्लेक्स रिलेशन आपके पास आएगी, तो ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके पास आ जाएगा, आप समझ जाना। जैसे और देख लो आप, जैसे अपन एक रिएक्शन लिखते हैं अपन ऐसे 2 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका अगर अपन गर्म करते हैं तो बनेगा 4NO2 साथ में O2। ये तो अब मैंने आपको रेट दी, रेट होती है एक्सपेरिमेंटली, और मैंने आपको रेट दी यहां पर ये वाली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन है? क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है? तो फिर ये कौन सी रिएक्शन है? भैया जी ये हो गई अपनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पता कैसे लगा? अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो यहाँ पर डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अगर 2 मोल हैं तो यहाँ पर भी कितने मोल होते हैं? 2 मोल होते हैं। तो इस अभिक्रिया की अगर मैं अणु संकेता निकालूं तो इस अभिक्रिया की अणु संकेता तो कितनी हो जाएगी? 2, लेकिन इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो हमेशा कितनी होगी? 1, क्योंकि ये रिएक्शन किसमें हो रही है? मल्टी स्टेप में हो रही है। देखो मल्टी स्टेप में कैसे हो रही है, देखो स्टेप फर्स्ट में कर देता हूं मैं ना। जैसे यहां से आप N2O5 का 1 मोल लो, क्या बनेगा? N2O3 प्लस O2। फर्स्ट स्टेप स्लो गति से। सेकंड चलते हैं, वापस आप N2O3 को ले लो ऐसे, क्या बनेगा? NO प्लस NO2। ये कैसे होगी आपके? फास्ट। थर्ड चले, क्या होगा? वापस N2O5 लो और इसके अभिक्रिया आप NO से करवा दो, क्या बनेगा? 3NO2, 3 दूना 6, 5 और 1 6। ये भी क्या होती है? फास्ट होती है। तो अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करता है? स्लो स्टेप में डिपेंड करता है। तो देखो स्लो स्टेप में क्या है? अभिकारक के आपका 1 मोल है, इसलिए अपन ने क्या करा है? यहाँ पर 1 मोल आया है। लेकिन अपन जानते हैं ये एक्सपेरिमेंटली होती है। तो बच्चों मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल करा दिए, उन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप सिंपल यानी कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पहचान कर इजी वे में उसकी अणु संकेता, मोलिकुलरिटी और उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हो। रेट एक्सपेरिमेंटली होती जो आपको ऑलरेडी मिलती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अपन कुछ एग्जाम्पल और पढ़ते हैं, जैसे कुछ फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होती है। जैसे हम बात करते हैं फ्रैक्शन ऑर्डर की बात करते हैं, यानी कि भिन्नात्मक फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें लिखूं नंबर 1 H2 प्लस Cl2 एरो का निशान 2HBr। एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये पता लग जाएगा आपको। इसकी जो रेट डिफाइंड हुई है एक्सपेरिमेंटली के H2 की पावर तो 1 आ जाएगा और Cl2 की पावर आधी है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो रहा है कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन 1 तक जा रही है, लेकिन क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? 1 न होकर हाफ आ रही है। तो इसके आप ए निकालोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे, 1 प्लस 1/2 बोले तो 3/2। बच्चों ये फिक्स है, जो मैं लिख रहा हूं आपको याद कर लेना। अगर जनरली यहाँ पर ब्रोमीन आ जाता है तो ब्रोमीन के लिए भी क्या होगा? सॉरी यहाँ पे तो 2HCl हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? HBr। तो क्या हो जाएगी? इसकी भी अगर अपन रेट निकलती है तो के H2 की पावर 1 निकलती है और Br2 की पावर 1 निकलेगी, हाफ निकलेगी। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रेट 1 तक जाएगी और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में रेट कहां जा रही है? 1 न होकर हाफ जाती है। तो n का मान क्या निकलेगा? 1 प्लस 1/2 बराबर 3/2। कुछ सिंबल और याद कर लो आप। जैसे बताएं, मैं बोलूं रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन, आपसे पूछ ले ये नंबर 1।
और आपसे पूछ ले अगला, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, है ना, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। और अगला पूछ ले आपसे डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का अपघटन, ये आपसे पूछ ले। तो बच्चों ध्यान रखना, ये तीनों भी क्या होती हैं, अपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, जिनके बारे में अपन ने पीछे डिस्कस कर लिया। ये वाली तो ये रही, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन मैंने आपको करवा दिया, और एथीन का हाइड्रोजनीकरण करोगे तो एथेन बनेगा, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। बच्चों ये अपन ने कुछ वीडियो बनाए थे आपके केमिकल काइनेटिक्स के, कंप्लीट हो गए हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, 4 मार्क्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से पढ़ लेना। इनकी जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी डाल दी है ग्रुप के अंदर, आप अच्छे से पढ़ लेना। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अपन ने यूट्यूब के अंदर जो चैनल बनाया है वो आर कुमार केमिस्ट्री के नाम से चैनल बनाया है। आप लोग सब उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मैं आपको जल्दी अवेलेबल करा दूं। थैंक यू सो मच।